डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। सामान्य विज्ञान विषय के इस सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। इस सीरीज में 10 मोस्ट आईएमपी प्रश्न पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्नों पर आधारित होगा। जो विद्यार्थी यूपीएससी सिविल सर्विस, स्टेट पीएससी, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके ज्ञान को परखने और रिवीजन के लिए बेहतर अवसर होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस सीरीज के पुराने वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का विषय है चैप्टर 3, पदार्थों का विलयन एवं पृथक्करण। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न 1, पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1, निष्वापन विनोइंग। 2, निस्तारण डिकेंटेशन। 3, निस्यंदन फिल्ट्रेशन। उपयुक्त में से कौन सा पृथक्करण की विधि या विधियां हैं? तो 1, निष्वापन पृथक्करण की विधि है, निस्तारण पृथक्करण की विधि है और निस्यंदन भी पृथक्करण की विधि है। तो तीनों जो है पृथक्करण की विधि है, तो इसका उत्तर होगा डी 1, 2 और 3 और सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। प्रश्न 2, जिस विलयन सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ए, संतृप्त विलयन। बी, असंतृप्त विलयन। सी, कोलाइडी विलयन। डी, जेल। तो ऐसा विलयन जिस विलयन में पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक नहीं घोला जा सके, ऐसा विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा ए, संतृप्त विलयन। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। और सही उत्तर है ए, संतृप्त विलयन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी क्रोमैटोग्राफी से संबंधित है? 1, डाई में से रंगों का पृथक करना। 2, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करना। 3, रक्त से नशीले पदार्थ ड्रग्स को पृथक करना। 4, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना। तो क्रोमैटोग्राफी के अंतर्गत चौथा गलत है, धातु शोधन के दौरान लोहे से पृथक करना। एक चौथा ऑप्शन गलत है। बाकी कथन 1 सही है, कथन 2 भी सही है और कथन 3 भी सही है। कथन 1, 2, 3 जो है क्रोमैटोग्राफी से संबंधित है। इसका उत्तर होगा ए, केवल 1, 2 और 3। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, टिंचर आयोडीन आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है। 2, वात युक्त एरेटेड पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। उपयुक्त में से कौन सा जल में विलेय है? तो टिंचर आयोडीन आयोडीन और जल का विलयन है, ये जल में विलय है। दूसरा कथन, वात युक्त एरेटेड पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, ये भी जल में विलय है। तो ये दोनों कथन जो है जल में विलय है। तो इसका उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों। और इसका सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 5, कोलाइडल विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यहाँ विलियम समांगी होमोजीनियस होता है। 2, कोलाइडल कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। 3, यहाँ विलियन टिंडल प्रभाव दर्शाता है। 4, दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 गलत है, क्योंकि विलयन कोलाइडल विलयन
समांगी होता है, ये कथन गलत है। कथन दो, कोलाइडल का प्रकाश किरणों को फैला देते सही है। यहाँ टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, ये भी सही है। दूध और पानी का मिश्रण कोलाइडल विलयन का उदाहरण है, ये भी सही है। इसका उत्तर होगा बी, केवल 2, 3 और 4। कोलाइडल विलयन के संबंध में कथन 2, 3 और 4 सही है, तो इसका उत्तर होगा बी, और सही उत्तर है बी, केवल 2, 3 और 4। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड्स का उदाहरण है? एक, वाहनों से निकलने वाला धुआं। 2, शेविंग क्रीम। 3, पनीर। 4, बादल। उपयुक्त में से कौन सा उपयुक्त में से कौन सा कोलाइडल का उदाहरण है? तो एक, वाहनों से निकलने वाला धुआं, ये भी कोलाइड्स का उदाहरण है। शेविंग क्रीम भी कोलाइड्स का उदाहरण है। पनीर भी कोलाइड्स का उदाहरण है। बादल भी कोलाइड्स का उदाहरण है। तो इसका उत्तर होगा डी, 1, 2, 3 और 4, और सही उत्तर है डी, 1, 2, 3 और 4। प्रश्न 7, जब कमरे में किसी छोटे से छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए, टिंडल प्रभाव। 2, प्रकाश विद्युत प्रभाव। सी, प्रकाश का विकिरण। डी, इनमें से कोई नहीं। तो जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे के धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना टिंडल प्रभाव है। तो इसका उत्तर होगा ए, टिंडल प्रभाव। प्रश्न 8, निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। एक, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच। 2, डेयरी या घर में क्रीम के मक्खन निकालना। 3, कपड़े धोने की मशीन में भीगे कपड़ों को सुखाना। उपयुक्त प्रक्रियाओं में से कौन सी अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन विधि के माध्यम से संपन्न होती है? तो जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच करना है, ये भी सेंट्रीफ्यूगेशन है। डेयरी या घर में क्रीम, इसका भी सही है। तो इसका उत्तर होगा डी, तीनों सही है। तो इसका उत्तर होगा डी, 1, 2 और 3। प्रश्न 9, पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, किसी मिश्रण के कणों के माप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। 2, रेत और जल के मिश्रण में रेत की भारी कण तरी में बैठ जाते हैं और अवसादन विधि द्वारा पृथक जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है। सी, द्रव तथा उसमें अविले पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। डी, वाष्पन विधि द्वारा प्रयोग द्रव में जल घुलित ठोस को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। तो ए, सी और डी सही है और बी गलत है, सही नहीं है, क्योंकि रेत और जल के मिश्रण की भागीदारी करने को तली में बैठे हैं, इसको अवसादन विधि द्वारा नहीं बल्कि निस्तारण द्वारा किया जाता है। तो ये गलत है। तो इसका उत्तर होगा बी, रेत और जल की मिश्रण को भारी कण से तली बैठे जाते हैं। तो ये इसका सही उत्तर है बी। चलते हैं आज की अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन से क्रिस्टलाइजेशन विधि की अनुप्रयोग है? एक, समुद्र जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना। 2, नमक को कपूर से पृथक करना। 3, अशुद्ध नमूने को फिटकरी से पृथक करना। 4, वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना। नीचे दिए गए में सही उत्तर चुनना है। तो कथन 2 गलत है, क्योंकि नमक से कपूर को पृथक करना क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। कथन 1 सही है, समुद्री जल से नमक को शुद्ध करना, अशुद्ध नमक को फिटकरी पृथक करना, ये भी सही है।
वायु से विनेगर से पृथक भी क्रिस्टलाइजेशन का उदाहरण है, तो इसका उत्तर होगा 1, 3, 4। इसका उत्तर होगा 1 और 3। इसमें कथन 1 और 3 सही है। वायु से गैसों की पृथक्करण ये भी गलत है, तो 1 और 3 इसका सही उत्तर है। इसी के साथ 10 प्रश्नों का यहाँ सीरीज समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पुरानी वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। रिविजन करते रहिए, तैयारी करते रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।